केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज हम यहाँ शहर मैसूर में सुभाष नगर सैयद शकीबुर रहमान साहब के मकान पर मौजूद हैं। हमारे वफ्द में जो है हमारे बन्नी मंडप के इंजीनियर सगीर अहमद साहब, मामबल्ली से आए हुए सिल्क मर्चेंट सरदार साहब, माइनॉरिटी के साबिक़ चेयरमैन हमारे अकबर साहब
साबिक़ कारपोरेटर सुहेल बेग साहब, 5 स्टार लैंड्री के मालिक जनाब सरदार साहब, और हमारे मैसूर सिटी वक्फ कमेटी के वाइस चेयरमैन जनाब सैयद रहमान उर्फ खलील साहब, अकरम शरीफ साहब, हमारे अरशद साहब के मौलाना के भाई भी इस वफ्त में मौजूद हैं। आज हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि सैयद शकीबुर रहमान साहब एक ऐसी शख्सियत हैं, इन्होंने 1970 पर 3 में बी का इम्तिहान जेसी में पास करते ही आपको जेसी में टीचिंग के लिए फौरन उसी वक्त आपको अपॉइंट कर लिया गया। 1970 पर 3 से 2017 तक यानी 40 पर 4 साल आपकी खिदमत रही। इसी दौरान इन्होंने पीएचडी और आईआईटी मद्रास से कर लिए। वीटीयू यानी विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एग्जीक्यूटिव मेंबर 4 मर्तबा रहे। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वीटीयू में 2 मर्तबा अकादमी के सेनेट मेंबर रहे, 1 मर्तबा डीन बने। 2007 से 2010 तक आप डीन बने रहे, इस ओहदे पर फाइज रहे और प्रिंसिपल भी रहे। मसाजिदों के ताल्लुक से इनके बहुत बड़े खिदमात थी। खरियों की मसाजिदें हो या सिटी की मसाजिदें हो, इन्हीं से राबिता करते ही और आप वहां का प्लान एस्टीमेट और साइल चेक करके वहां की मिट्टी को ये कितना फाउंडेशन डालना चाहिए और कितने फ्लोर बना सकते हैं, ये तमाम आप मसाजिदों के जिम्मेदारों को बताते हैं। इसी तरह आप अपने वालिद मोहतरम के बारे में मैं क्या कहूं, सैयद अब्दुल रहमान साहब जो एमएलसी बने रहे मैसूर से, और उस तक आप 2 मर्तबा एमएलसी बनने के बावजूद आप 2 मर्तबा मैसूर सिटी के हमारे मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी के चेयरमैन रहे। और आपको ये बात बताते चलूं, मैं कई मर्तबा मैं ये कह चुका हूं, सैयद अब्दुल रहमान साहब मरहूम के ताल्लुक से अजीज सेठ साहब मरहूम को और सैयद अब्दुल रहमान साहब को सियासी अनबन थी, लेकिन उसके बावजूद अजीज सेठ साहब मरहूम ने 2 मर्तबा आप ही को मैसूर सिटी डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी के चेयरमैन नामजद किए। इसके बाद इसके सिलसिले में मैं आज ये कहना चाहूंगा, अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, उनकी खबर को नूर से मुनव्वर फरमाए। सैयद शकीबुर रहमान साहब के खिदमत में मैसूर के मुस्लिम हॉस्टल जो सरस्वतीपुरम में मौजूद है उसके जिम्मेदार भी हैं। यह एक ऐसा इदारा है जो शहर मैसूर में फल फूल रहा है। और एक बात आपके सामने यह भी कहना चाहूंगा कि मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव आपके शागिर्द रहे। जेसी कॉलेज में जब वो तालीम हासिल कर रहे थे आप वहां के प्रिंसिपल रहे, और जब वो अखिलेश यादव यूपी के चीफ मिनिस्टर बने तो जब उन्हें मैसूर को आना हुआ तो सैयद शकीबुर रहमान साहब के मकान पर अपनी फैमिली के साथ आकर आपके खिदमात को सराहते हुए आपसे वो आशीर्वाद लेकर आपसे मिलकर गए। ये इतनी बड़ी शख्सियत है। आज जो उदयगिरी बना हुआ है, मैं बीच में वो एक बात भूल ही गया, उदयगिरी जो मोहल्ला बना हुआ है उस वक्त उदयगिरी नहीं था। जब आप इसके सिटी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट बोर्ड के मेंबर रहे आप सैयद अब्दुल रहमान साहब मरहूम ने हमारे मुसलमानों को घर घर जाकर अलॉटमेंट, ब्लैंक अलॉटमेंट देकर आप थोड़े थोड़े पैसे करके बांध लीजिए, एक दिन आप मुझे याद करेंगे इंशाअल्लाह। उसी तरह आज जो उदयगिरी घनी मुस्लिम आबादी वाला इलाका बना है, इन्हीं की कोशिशों और काविशों का नतीजा है। और आपके नाम से सैयद अब्दुल रहमान रोड जो खुबा मस्जिद को बिल्कुल सीधे जाता है, उसका नाम भी आप ही के नाम से रखा गया है।
तो सर ऐसे में जिन हस्तियों ने इस तरह के खिदमत अंजाम दी हैं और सैयद शकीब रहमान साहब जो सालों से मैसूर की शान रहे हैं, सर ऐसे लोगों को सराहना के लिए आप जो आए हैं, सर नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे तारीख के सिलसिले में, वो किस तरह आगे बढ़े? देखिए 40 पर 4 साल आपकी खिदमत रही, 2017 में आप रिटायर्ड हुए, लेकिन मसाजिदों की खिदमत आज भी आपकी जारी है। उस वक्त आज के जो नौजवान 35 साल 40 साल के ही, मैं समझता हूं उनको कुछ मालूम ही नहीं है। जो खिदमत करके कई लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, इनके ताल्लुक से उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है। इसलिए हमने ये सिलसिला जो शुरू किया है शहर मैसूर के अनमोल रतन के नाम से, उसमें ये भी ये शहर मैसूर के अनमोल रतन में शामिल होते हैं। क्या ये सिलसिला आगे बढ़ेगा सर? इंशाअल्लाह जरूर ये सिलसिला चलते चलते रियासत तक पहुंचेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है, हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, उम्र में दराजी अता फरमाए और भी ज्यादा से ज्यादा कौम की खिदमत करने का मौका अता फरमाए। समझा के मेरा एहतसास करना है और जो भी मेरे बारे में बोलना है उससे ज्यादा हमारे खान साहब बोल दिए हैं। बस अल्लाह मुझे मेरे से जो भी खिदमत लेना था वो लिया है और ले रहा है, और कभी मैं कोई वहदे के पीछे गया नहीं। आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबरशिप के बारे में भी बोल रहे थे वीडियो में। मैं आपसे सही बात बोल रहा है तो पहले 2 मरतबे जो हुआ भाई, वो ऐसे ही बिल्कुल मेरी नॉलेज के बगैर ही मुझे आठ रहा था। और जब दूसरे बार 2 मरतबा बना मैं, तब जो वाइस चांसलर हुए थे प्रोफेसर करी सिद्धप्पा साहब, वो मेरे घर आए और मेरे से इजाजत लिए, आप मेरे साथ रहना, आपको मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग में लेता हूँ तो आपको कोई शिकायत नहीं ना। अरे क्या भाई खिदमत करने में कैसी है। वो 6 साल रहे, 2 टर्म, और 2 टर्म भी मुझे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ली, और 2 टर्म जैसा आप खान साहब बोले वो एकेडमिक सेनेट में भी रहा, उसी दौर में मैं डीन भी रहा। मेरा बोलने का मतलब यह है कि जो भी मौका मुझे आए खिदमत करने के, मैं क्या हूँ, और कोई भी मैं पूछ कर मुकाम नहीं लिया। एक मर्तबा वो हमारा कर्नाटका स्टेट टेक्निकल एकेडमी बोल के है, कर्नाटका स्टेट की बैंगलोर में है वो एक वक्त मैं बाहर था, कंट्री के बाहर था, और जब मैं वापस आया तो मैं कभी भी बोलता पुराने पेपर्स रख के रहो, कुछ फुर्सत के खुद देखेंगे न्यूज क्या रहती है। तो मुझे खुद ताजुब हुआ कि उसमें मेंबरशिप में मैं भी एक हूँ। हाँ, KSTA बोल के, कर्नाटका स्टेट टेक्निकल एकेडमी। खैर बस ऐसे ही मौके मिलते थे। और अभी हॉस्टल की जिम्मेदारी है, MES की जिम्मेदारी है, इंशाल्लाह निभा कर जाएगी जब तक सेहत साथ देंगी, अल्लाह के फजल करम से करेंगे। नौजवानों को जो है पहले उनके एजुकेशन के ऊपर कंसंट्रेट करना, और हमारे बहुत सारे नौजवानों को जो है कहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी सही ये नहीं मालूम है। तो हमें कंटिन्यूअसली जो है एक हमारे इदारों की तरफ से ये नौजवानों की काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है, समझे ना। काबिलियत रखते हो ना, मगर उनको नॉलेज नहीं है कि क्या कौन से स्टेज में क्या काम करना है, समझे ना। अब वो दूसरी चीज जो है, हमारे बच्चे आजकल मैं क्या देख रहा हूं कि ये गलती कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो भी इंजीनियरिंग में जमने के लिए मेरी राय लेने के लिए आते हैं, वो मैं राय देने के पहले वो खुद अपनी राय बना के देते हैं, समझे ना।
अब मेरी राय लेने का है तो मैं उनको बोलना कि ये ब्रांच लो, ये ब्रांच लो, इसमें ऐसे अपॉर्चुनिटी से, इसमें ऐसे, ये भाई बोलना ना। मगर उन्होंने भाई उनको जब पूछता हूँ कि आपका क्या इरादा है, तो वो बोलते हैं कि मुझे ये ब्रांच होना। तो अब क्या है, एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हो जा रहा है, समझे ना। अब सब एक ही सब्जेक्ट को गए तो वो जॉब अपॉर्चुनिटीज कहां है। आज समझो तुम्हारा कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ही है, बोलो चेस काम या कुछ भी बेस्ट काम, चेस काम कुछ, इसमें बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती हैं और ये गवर्नमेंट जॉब्स रहती हैं। मगर हमारे बच्चे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ने तैयार ही नहीं। आज इंजीनियरिंग कॉलेजेस का जो पोजीशन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोई नहीं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स नहीं, सिविल में बिल्कुल नहीं, समझे ना। ये आगे बढ़कर जो है 5 साल 10 साल के बाद इसमें सडन एक डिमांड डेवलप हो जाता है। काउंसलिंग की बहुत जरूरत है, काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। कभी कभी मेरे से कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं कि मैसूर में क्यों नहीं हमारे कौन की एक इंजीनियरिंग कॉलेज होना। मैं उनको बोलता हूँ नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज जो है चलाना इतना आराम का नहीं है। और करना क्या है, आपको काउंसलिंग सेंटर्स रखना। अब हमारे इदारे हैं, समझो मेस्को है, MBS है, मैजेस्टिक स्कूल है, सब जगह एक एक सेंटर बना लिया तो काउंसलिंग का। आप एक एक सेंटर से एक 15 बच्चा को 20 बच्चा को ऐसी ट्रेनिंग दियो कि वो CET के थ्रू इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले। एक 2-3 बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में ले, तो ये इससे बड़ी खिदमत। तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज अब फॉर एग्जाम्पल मैं नाम नहीं लेता, हमारे मुस्लिम इदारे हैं, कॉलेजेस ही, आप मुझे बोलो कितने मुसलमान बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे। कितने बच्चों को फ्री एजुकेशन नहीं, जो दूसरे फीस देना वो भी हमारे बच्चे भी वो देना फीस। तो हमारे इदारे रख लेकर तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। जी सर, जी सर, बिल्कुल। अगर हमें ट्रेन कर को उनको वहां एडमिशन दिलाए तो ये बहुत बड़ा फायदा होता। बिल्कुल सर, प्रैक्टिकली फायदा। हाँ जी।